तो नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री अलवर से। मैं आपको संस्कृत भाषा पढ़ा रहा हूँ। संस्कृत भाषा रीट के लेवल से पढ़ा रहा हूँ। रीट में हम लोग संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं। संस्कृत भाषा में मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको वर्णमाला के बारे में बताया, फिर मैंने आपको शब्द रूपों के बारे में बताया। पिछले वीडियो में हमने धातु के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। धातु को हिंदी में हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया कहते हैं। अभी हम धातु रूपों के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि धातुओं के रूप किस प्रकार से चलते हैं और कैसे कैसे उसमें हमें याद करना है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि धातु या क्रियाएं दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जिन धातुओं के साथ में कर्म होता है वो सकर्मक कहलाती हैं, जिन धातुओं के साथ में कर्म नहीं होता है दोस्तों अकर्मक कहलाती हैं। मैंने आपको जानकारी दी कि सकर्मक और अकर्मक धातुओं को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि कौन सी धातु सकर्मक है और कौन सी अकर्मक है। फिर मैंने आपको बताया था कि हिंदी के हिसाब से भी और वैसे वाक्यों में हम देखते हैं हिंदी में ज़्यादातर कि अगर वाक्य में कर्म है तो क्रिया सकर्मक है और वाक्य में अगर कर्म नहीं दिया हुआ है तो वो क्रिया अकर्मक मान ली जाती है। लेकिन मैंने आपको उसमें क्लियरिटी के हिसाब से बताया था वाक्य डाल करके कि जैसे बालक पढ़ता है तो बालक क्या पढ़ता है, तो पढ़ने की जो चीज़ें होती हैं उनके वजह से उसमें कर्म दिखाई दे रहा है। कर्म ना होने के बावजूद भी वो क्रिया कैसी कहलाती है? सकर्मक कहलाती है। लेकिन हिंदी के हिसाब से ये क्रिया कैसी कहलाएगी? अकर्मक कहलाएगी, क्योंकि बालक पढ़ता है, इसमें बीच में कर्म नहीं है, इसलिए हिंदी के हिसाब से इसमें अकर्मक कहलाएगी। तो दोस्तों ये सकर्मक और अकर्मक हम लोग एक आगे टॉपिक पढ़ेंगे, वाच्य परिवर्तन, जो कि रीट के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका एक प्रश्न 100% आता है। इसलिए आप लोगों को सकर्मक और अकर्मक के बारे में हम आगे भी जानकारी देंगे और वहाँ पर इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अभी हम आगे चल रहे हैं, धातु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखो, धातु के जो पद होते हैं, धातु के पद कितने होते हैं? 3। संस्कृत के हिसाब से अब हम चल रहे हैं और संस्कृत में धातु के जो पद होते हैं वो कितने होते हैं? 3। कैसे कैसे और कौन कौन से, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले एक होता है परस्मयी पद। परस्मयी पद। एक होता है आत्मनेय पद। आत्मनेय पद, इसके बारे में और डिटेल से जानने के लिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि कुल धातुएं जो होती हैं, कुल धातुएं जो होती हैं वो कितनी होती है दोस्तों? 2000, लगभग 2000 के लगभग धातुएं होती हैं। कुल धातुएं, उन धातुओं को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। आप ये समझ लो कि उनको 2 ग्रुपों में बांटा गया है, एक है परस्मयी पद और एक है आत्मनेय पद। कुछ धातुओं के रूप परस्मयी पद में चलते हैं और कुछ धातुओं के रूप आत्मनेय पद में चलते हैं। परस्मयी पद में किस हिसाब से चलते हैं, किसके समान चलते हैं? तो देखो, पढ़ धातु के समान परस्मयी पद में चलते हैं। पढ़ धातु का रूप बनता है पठती, पठत, पठन्ति, इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो जिन धातुओं के रूप पठ के समान चलते हैं, पठती, पठत, पठन्ति, वो धातुएं कैसी कहलाती हैं दोस्तों? परस्मयी पद ही कहलाती हैं। और जिन धातुओं के रूप से धातु के समान चलते हैं, सेव आत्मनेय पद धातु है और उसके रूप बनते हैं सेवते, सेवेते, सेवन्ते। ऐसे अगर रूप चलते हैं तो वो धातु आत्मनेय पद ही कहलाती है। इतनी बात समझने के बाद देखो दोस्तों, रीट में हमें इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना। रीट में जो प्रश्न आता है वो इतना प्रश्न आ सकता है कि धातु के पद कितने होते हैं, तो धातु के पद कितने होते हैं? 3। मैं अभी आपको और आगे थोड़ा सा डिटेल लेकर के चल रहा हूँ कि देखो, कुछ धातुएं परस्मयी पदी होती हैं और कुछ आत्मनेय पदी होती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बिन बिंदे का लगा होती हैं और दोनों तरफ चलती हैं, तो परस्मयी पद में भी उसके रूप चलते हैं और आत्मनेय पद में भी उसके रूप चलते हैं, इसलिए उनको कहते हैं उभय। उभय मतलब दोनों, अर्थात दोनों पदों में गमन करने वाली या दोनों पदों में जिसके रूप चलते हैं उनको कहते हैं उभयपदी। उभयपदी, इस उभयपदी को मिलाकर के ही धातु के पद कितने हो जाते हैं दोस्तों? 3 पद हो जाते हैं।
कितने हो जाते हैं? 3। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे प्रश्न सिर्फ इतना ही पूछा जाता है रीट में कि धातु के पद कितने होते हैं? 3। बस संख्या पूछी जाती है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में अगर हम इसको और डीप लेके चलें तो परस्मयी पद और आत्मनेय पद और उभय पद, ये 3 पदों के नाम हमें याद होने चाहिए। उभय पद का मतलब जो दोनों पदों में जिनके रूप चलते हैं वो उभय पदी कहलाती हैं। तो अभी हम देखते हैं उभय पदी धातु कौन कौन सी होती है। ज़्यादा तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। देखो, एक तो क्री धातु होती है, क्री धातु उभय पदी है, इसके रूप परस्मयी पद में भी चलते हैं और आत्मनेय पद में भी रूप चलते हैं। इसकी मूल धातु होती है डुक्रिय, इसकी मूल धातु क्या होती है? डुक्रिय, और इसमें शेष क्या बचता है? क्री बचता है केवल। इसके रूप चलाएंगे तो परस्मयी पद में रूप चलते हैं करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, ये तो कुछ कुछ पट के समान चलते हैं। और आत्मनेय पद में जब इसके रूप चलते हैं तो इसके धातु के समान रूप चलता है, कुरुते बनता है। इसके रूप तो दोस्तों थोड़ा सा टफ पड़ता है, कठिन होते हैं, और आत्मनेय पद में इसके रूप ज़्यादातर काम में नहीं लिए जाते हैं। फिर भी बड़ी जैसे लेक्चर वगैरह की जो तैयारी करते हैं हम लोग, तो उसमें आत्मनेय पद को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अभी तो केवल आप परस्मयी पद में इसके रूप याद करोगे तो काफ़ी है, और ये अच्छी धातु है, कंपलसरी है, बार बार प्रयोग में भी आती है, इसलिए अपने को याद रखना पड़ेगा। दूसरी धातु है दा धातु है, और दा धातु जो है ये भी उभय पदी धातु में आती है, और इसका भी मूल धातु क्या है? इसकी रुदाय। दोस्तों, इसकी मूल धातु है रुदाय, और इसका दा शेष रहता है, और दा शेष रहता है, और दा धातु के रूप में हम लोग जानते हैं, और अर्थ होता है इसका देना। और इसके रूप परस्मयी पद में भी बनते हैं। परस्मयी पद में कुछ कुछ ये पट धातु के समान रूप करते हैं, तो ददाति रूप बनता है। दोस्तों क्या बनता है? ददाति, ददाति, दत्ता, दत्ती, इसके रूप भी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से भी करो क्री धातु के और दा धातु के परस्मयी पद के रूप इम्पोर्टेंट है रीट के हिसाब से भी, और इनमें से प्रश्न आता है। तो यहाँ ददाति रूप बनता है, और आत्मनेय पद में रूप बनता है दत्ते। आत्मनेय पद में रूप थोड़े से टफ है, कठिन है, और इनकी आवश्यकता ज़्यादातर पड़ती नहीं है, परस्मयी पद में ही काम चल जाता है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको ये धातु के पद बताए। धातु के पद कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं, परस्मयी पद, आत्मनेय पद और उभय पद। आपको इतनी ही जानकारी आपको काफ़ी है कि भाई धातु के पद कितने होते हैं। अब हम ये चीज़ समझने के बाद में ये ध्यान रखना कि कुल धातुएं कितनी होती हैं? लगभग 2000 के करीब होती है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, तो लगभग में चलता है, लगभग 2000 धातुएं होती हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि हमें कौन कौन सी धातुओं के रूप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं, और हम कितना याद करें जिससे कि हमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो देखो, अभी मैं आपको एक सेकंड, अब धातु के पद जानने के बाद अब 2000 धातु तो हम लोग याद कर नहीं सकते, तो हम कितनी धातुएं याद करें जिससे कि हमारा काम चल जाए और हम लोग अच्छी तैयारी कर सकें। तो देखो, रीट के हिसाब से संस्कृत भाषा में अगर हम करें, या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से भी अगर हम चलें, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये कुछ धातुएं मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको ज़िंदगी में हमेशा काम देंगी। एक तो पट धातु है, ये अपने को याद करनी है। पट धातु 5 लकार, वैसे तो लकार 10 होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि लकार कितने होते हैं? 10, लेकिन हमें 5 से ही काम होता है, और कंपटीशन में ज़्यादातर 5 लकार ही पूछे जाते हैं। अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का, संस्कृत शिक्षा विभाग का फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ है, फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर का जो पेपर हुआ है, उसमें 10 लकार दिए हुए थे कि 10 लकार पूछे जाएंगे, और 10 लकार ही पूछे गए हैं। तो हम लोग जो रीट के हिसाब से चलते हैं, तो रीट के हिसाब से 5 लकार ही पूछे जाते हैं। सीटेट में भी 5 ही लकार पूछे जाते हैं, 10 लकार नहीं पूछे जाते। तो पट धातु हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। पट के बाद हम आगे चलें तो देखो, सेव धातु है। सेव धातु परस्मयी पदी है, सॉरी आत्मनेय पदी है। पट धातु परस्मयी पदी है और सेव आत्मनेय पदी है। ये दोनों धातु हमें कंपलसरी है। इसके अलावा और कौन कौन सी धातु, देखो
इसके अलावा एक क्री धातु है जिसका हमें बार बार उपयोग होता है और बार बार आवश्यकता पड़ती है, इसलिए क्री धातु बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा दा धातु है, दा का अर्थ होता है देना, इसकी भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। अभी हम लोग कारक जब पढ़ेंगे तो कारक पढ़ेंगे तो इसमें भी दा धातु का प्रयोग भी आएगा और इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके अलावा दोस्तों देखो अस धातु है, अस धातु आपको इसका होना और इसकी आवश्यकता भी बार बार पड़ती है। दोस्तों ये 5 धातुएं जो होती हैं, इन धातुओं की आवश्यकता हमें बार बार पड़ती है। ये धातुएं कंपलसरी हैं सभी के लिए, लेकिन अभी हम कंपटीशन में और थोड़ा सा ध्यान दें तो एक हन धातु है, हन का मारना और उसके बहुत अटपटे रूप चलते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट धातु है, इसलिए हमें ये भी याद करनी होगी। आगे हम लोग धातु के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे और फिर आगे मैं आपको पुरुष चक्र और लकार से आगे पढ़ाऊंगा और अनुवाद के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में मैं आपको अनुवाद के बारे में बताऊंगा, हिंदी से संस्कृत बनाने के बारे में भी बताऊंगा। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम आगे ज्योतिष के बारे में भी मैं आपको पिछले वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि ज्योतिष के बारे में मैं वीडियो शुरू करना चाह रहा हूँ और वास्तु के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा कि घर के किस कोने में क्या होना चाहिए और हमारी सुख शांति घर में किस प्रकार से बनी रह सकती है, उसके बारे में मैं भी आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।